आज के क्लास में शुरू करने जा रहे हैं हम लोग अपने क्लास 7 के साइंस में एक और नया चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। चैप्टर के नंबर के बारे में बात करें तो चैप्टर नंबर 17 है हमारा। इसके पहले हम लोग चैप्टर नंबर 16 तक पूरी तरीके से हर चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने साइंस में चैप्टर नंबर 17 को। चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस खूबसूरत से चैप्टर का नाम बड़ा सिंपल है, फॉरेस्ट, और आगे लिखा हुआ है आवर लाइफ लाइन। बिल्कुल सही बात भी है, हमारा बहुत हद तक जो लाइफ है वो फॉरेस्ट पे भी डिपेंड है, यानी कि जंगल यदि नहीं रहेगा तो फिर हो सकता है कि हम लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी ना मिले, है ना। तो आइए इसी चैप्टर का हम लोग शुरुआत करेंगे। शुरू करते हैं। इसमें एक ही मेन हेडिंग है हमारा। टॉपिक का नाम होगा विजिट टू अ फॉरेस्ट, यही हमारा एक मेन हेडिंग है। उसके बाद फिर यही टॉपिक हमारा चलता जाएगा, लेकिन चूंकि एक ही टॉपिक है तो हम लोग इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, नॉइज कुड डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। अच्छा, एक बात और, इस चैप्टर में ना हम लोग जो पढ़ने वाले उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पूरी तरीके से जंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चैप्टर का नाम ही है फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन, तो पूरा का पूरा हमारा बात जो होगा इस चैप्टर में जंगल को लेकर बात होगा, फॉरेस्ट को लेकर बात होगा। और टॉपिक है हमारा विजिट टू अ फॉरेस्ट, यानी कि जब आप एक जंगल में घूमने के लिए जाओगे या फिर जब आप एक जंगल को देखते हैं तो किन किन चीज़ों को आप गौर करते हैं, वही सब चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा लिखा हुआ, नॉइज को डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। देखो सही बात है, यदि आप जंगल में जाके बहुत ज़्यादा शोर मचाओगे, बहुत ज़्यादा आवाज़ करोगे, तो इससे क्या हो जाते हैं, जानवर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जंगल में कई प्रकार के जानवर रहते हैं, तो वहाँ पे यदि जाना है तो बिल्कुल भी हल्ला शोर शराबा नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा नॉइज करने से, ज़्यादा हलचल करने से, ज़्यादा आवाज़ करने से जानवर डिस्टर्ब हो जाते हैं। और यदि एक बार जानवर डिस्टर्ब हो गया तो फिर वो हम लोगों को भी नुकसान पहुँचा देता है ना, हमारे ऊपर अटैक कर देता है। आगे, monkeys had climbed higher up on the trees where they disturbed the birds। बात करें मंकी के बारे में तो जो बंदर होते हैं वो पेड़ के ऊपर एक टहनी से दूसरे टहनी पे छलांग मारते रहते हैं, उसको एंजॉय लगता है, उसको अच्छा लगता है। लेकिन डिस्टर्ब कौन हो जाता है, पक्षी वगैरह, है ना। जो पक्षी पेड़ के बहुत ऊपर बैठे हुए होते हैं, पेड़ ज़्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से बंदर क्या करता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो सारे पेड़ पे वो चढ़ता रहता है, उतरता रहता है, जिसकी वजह से पक्षी वगैरह डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। आगे, एनिमल्स लाइक बोर, बिशन, जैकल्स, एलिफेंट्स लिव इन द डीपर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जंगल के बिल्कुल बीच में रहते हैं, यानी कि घने जंगल में रहते हैं, जंगल के शुरुआत में ही वो नहीं रहते हैं। तो कुछ जानवर जैसे बोर, बिशन, जैकल्स, एलिफेंट्स, इस प्रकार के जानवर जो हैं वो जंगल के अंदर में रहना पसंद ज़्यादा करते हैं, जंगल के ज़्यादा अंदर, घने जंगल की ओर, ठीक है। क्योंकि ये सब जानवर जो होते हैं बड़े जानवर होते हैं, तो ये लोग जंगल की ओर, मतलब जंगल के बगल में नहीं रहते हैं, बल्कि जंगल के अंदर वाले इलाके में लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। देयर आर सेवरल ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स एंड ग्रासेस इन द फॉरेस्ट। जंगलों में आपको कई प्रकार के ट्री देखने को मिलते हैं, श्रब्स और हर्ब्स यानी कि छोटे से बड़े प्लांट भी देखने को मिलते हैं, और घास तो खैर दिखता ही है हम लोगों को, है ना। तो जंगल में ट्री भी हैं, श्रब्स, हर्ब्स, ग्रासेस यानी कि बड़े छोटे घास, सब प्रकार के पेड़ पौधे आपको वहाँ पे नजर आते हैं। द ट्रीज वेयर ऑल्सो कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। बड़े बड़े पेड़ के ऊपर आप देखोगे अलग अलग प्रकार के क्लाइंबर या फिर क्रीपर उसको ढक लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप घने जंगल में घूमने के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको बड़े बड़े पेड़ नजर आएंगे, और उस पेड़ के ऊपर कुछ ऐसे प्लांट नजर आएंगे आपको जो उस पेड़ को पूरी तरीके से एकदम ग्रीन चादर के तरह ढक लिए हैं, है ना। जैसे मनी प्लांट क्या करता है, मनी प्लांट एक तरीके से जहां आप उसको आप सहारा दे दो वहीं पे वो चढ़ जाता है, दीवालों पे, पेड़ों पे, घड़ों पे। उसी तरीके से जंगल में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उस पेड़ के ऊपर भी छोटे छोटे वो पेड़ जो कि रेंगते रहते हैं, रेंग रेंग के धीरे धीरे पहुँचते पूरी तरीके से उस पेड़ को ही वो ढक लेते हैं। तो क्लाइंबर्स हो गए, क्रीपर्स हो गए, इस प्रकार के जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं ये बड़े से ट्री को भी अपनी ओर अपने टहनी से, पत्तों से पूरी तरीके से ढक देते हैं।
तो इस प्रकार का भी माहौल जंगलों में देखने को मिलता है। The sun was barely visible through the leaves of the trees, making it quite dark inside the forest. जंगल में इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं और इतने घने घने पेड़ होते हैं कि सनलाइट जंगल के अंदर यानी कि जमीन पे सूरज की रोशनी पहुंच भी नहीं पाता, जिसके वजह से जंगल आधा से ज़्यादा टाइम कैसा दिखता है, गीला होता है और अंधेरा दिखता है, वहाँ पे अंधेरा रहता है, क्योंकि सनलाइट को नीचे आने के लिए जगह चाहिए। लेकिन वो बड़े बड़े पेड़ क्या कर दे रहे हैं, इतना घना है, इतना लंबा है कि सारे सनलाइट को ऊपर में ही रोक दे रहे हैं, एक तरीके से ढक दे रहे हैं। तो जो पूरा जंगल का इलाका होता है ना अंदर में, वो पूरा काला होता है, मतलब अंधेरा से भरा रहता है, गीला होता है, क्योंकि सनलाइट पहुंचता ही नहीं वहाँ पे, सूरज की रोशनी पहुंचती नहीं है, तो ज़मीन कभी सूख नहीं पाता है और वहाँ पे कभी रोशनी भी नहीं हो पाता है, क्योंकि ऊपर ही प्लांट के पत्तों ने पूरा रोशनी छींक लिया है। ठीक है। गम, ऑयल, स्पाइसेस, फॉडर फॉर एनिमल्स and medicinal plants are also some of the products which we get from the forest। यानी कि जंगलों से हम लोगों को कई प्रकार के चीज़ें मिलते हैं, जैसे गम्स, ऑयल्स यानी कि तेल, गम्स का मतलब चिपचिपा होता है जिसको हम लोग किसी चीज़ को चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तेल, मसाले, जानवरों के लिए अनाज, इन प्रकार के चीज़ें तो मिलते ही हैं जंगलों से। साथ ही साथ मेडिसिनल प्लांट यानी कि कई सारे ऐसे प्लांट मिलते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, दवाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इन प्रकार की चीज़ें भी जंगलों में मिल जाते हैं। इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस एनफ सीड्स। और इस जंगल में देखो, जंगल का ना एक खास बात क्या है, जंगल में पेड़ बड़े होते हैं, वो फूल देते हैं, फूल से फल बनते हैं, फल के अंदर बीज होता है, वो बीज अपने आप जमीन के नीचे गिरते हैं और फिर दोबारा वहीं से एक नया प्लांट उग जाता है, ग्रो कर जाता है। यानी कि जंगल जो होता है ना, वो अपने आप को बार बार रिन्यू करता ही रहता है। तो जंगल में पेड़ अपने आप उगते हैं, उनको पानी भी अपने आप मिल जाता है, सनलाइट भी अपने आप मिल जाता है। यानी कि जंगल में हम ह्यूमन बींग का कोई उतना खास रोल नज़र नहीं आता है, हम लोग उतना कुछ नहीं करते हैं उसमें, वो जंगल अपने आप को ग्रो कर लेता है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कई प्रकार के जंगलों में आपको बीज देखने को मिलते हैं, सीड्स, उस सीड से जंगलों में नए नए प्लांट भी उग जाते हैं। The forest floor provides favorable conditions for them to germinate and develop into seedling and sapling। और जंगल का जो जमीन का नीचे होता है, मतलब जंगल का जो जमीन होता है नीचे, वो गीला होता है, तो उस गीले जमीन पे जब वो सीड पेड़ से गिरता है नीचे जमीन पे, तो उसको हवा मिल गया, पानी मिल गया, सनलाइट तो उतना नहीं मिल पाता, लेकिन हल्का हल्का सनलाइट भी उनको मिलता है, पूरा अंधेरा थोड़ी ना होता है, थोड़ा बहुत रोशनी मिलता है भी उन लोग को। तो इस वजह से उस जमीन पे, जंगल के जमीन पे जब बीज गिरते हैं तो वहीं से एक नया प्लांट हमारा ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो पहले वो उसका उस सीड से पहले सीडलिंग बनेगा, सीडलिंग का मतलब होता है उस सीड से छोटे से पौधे निकलेंगे, फिर सीडलिंग से बनता है सैपलिंग यानी कि बड़े पौधे। ठीक है, आगे उसके बाद यहाँ पे एक टर्म मिलेगा आपको, क्राउन ऑफ द ट्री। क्राउन ऑफ द ट्री का मतलब क्या होता है, देखो, ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टीम इज नॉन एज द क्राउन ऑफ द ट्री। अच्छा, आपको ना ये समझ, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है, कभी ऐसा पेड़ आपने देखा है, ऐसा पेड़ जिसके कई सारे टहनी होते हैं, अलग अलग ब्रांचेज बने होते हैं, और वो इतना ज़्यादा घना फैला होता है, इतना घना फैला होता है कि लगता है कि कोई एक ग्रीन कलर का टोपी जो है ना उस पेड़ के ऊपर रख दिया है। क्रिसमस ट्री भी एक अच्छा एग्जाम्पल है उसका। यानी कि आपने ऐसा पेड़ जरूर देखा होगा जो पेड़ लंबा होता है और उसके ऊपर इतना ज़्यादा ब्रांचेज निकले रहते हैं, इतना ज़्यादा घना होता है, इतना पत्ता उसमें होता है, इतना ग्रीन दिखता है कि ऊपर से देखने पे लगता है कि कोई आदमी है जो कि ग्रीन कलर का टोपी उस पेड़ के ऊपर ऐसे चुपचाप रख दिया है। उस प्रकार के चीज़ को हम लोग कहते हैं क्राउन ऑफ द ट्री। क्राउन का मतलब होता है ताज, जिसको कि राजा रानी को लोगों को पहनाया जाता है ना, उसी तरीके से। तो क्राउन ऑफ द ट्री का मतलब सिंपल सा हो गया, ऐसा ट्री जो कि बहुत ज़्यादा अलग अलग पार्ट में बटा होता है, उसका बहुत ब्रांच होता है और उसमें कई सारे पत्ते लगे होते हैं, तो दूर से देखने पे लगता है कि कोई उस पेड़ के ऊपर एक ताज पहना दिया ग्रीन कलर का, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्राउन ऑफ द ट्री। अगला है अंडर स्टोरीज। अंडर स्टोरीज ये क्या होता है, देखो, अंडर स्टोरीज, ट्रीज हैड क्राउन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइज। तो अब बताइए, हर प्रकार के ट्री हैं वहाँ पे, तो उनके ऊपर जो घनापन है, उनके अलग अलग ब्रांचेस के वजह से जिसमें पत्ते लगे हुए हैं, क्या हर प्लांट का एक ही जैसा होगा? नहीं, सबका अलग अलग होता है। दीज
had created different horizontal layers in the forest. These are known as understories. अब देखो बेसिकली होता क्या है, इसका ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री में आप देखते होगे पहले एक लेयर होता है, उसके ऊपर दूसरा लेयर होता है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरीके से कई सारे पत्तों का उसमें लेयर होता है ना, टोपी के जैसा। उसी तरीके का प्लांट हमारे जंगलों में भी देखने को मिलता है, उसी को हम लोग कहते हैं अंडर स्टोरी। समझ में आ रही है बात? यानी कि एक ऐसा पेड़ जो कि बहुत घना है, इतना घना है जैसे देखने में लगता है कि पहला टोपी उसको पहली बार पहनाया गया, उसके ऊपर दूसरा टोपी पहना दिया, उसके ऊपर तीसरा टोपी, फिर चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरीके से, जैसा कि क्रिसमस ट्री आपको नजर आता है। इस प्रकार के चीजों को हम लोग कहते हैं अंडर स्टोरी। समझ में आ रही है बात? तो इस प्रकार के भी प्लांट और ट्री हम लोगों को जंगल में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगला है कैनोपी। कैनोपी का मतलब क्या है? देखो, द ब्रांचेस ऑफ द टॉल ट्रीज लुक लाइक अ रूफ ओवर द अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट इज कॉल्ड कैनोपी। इसका सिंपल सा मतलब आपको बताते हैं। कैनोपी का मतलब होता है, कभी ना आप बड़े लेवल पे, बड़े छत पे चले जाओ और नीचे यदि पेड़ पौधा लगा हुआ है, तो आपको एक बात बताते हैं, आप कभी गौर करना है इस चीज़ को। बहुत सारे पेड़ होंगे और उस पेड़ को जब आप दूर से देखोगे, ऊपर से देखोगे, तो ऐसा लगता है ना कि उस पेड़ के ऊपर एक कोई आदमी जो है ना ग्रीन कलर का चादर उसके ऊपर रख दिया है। उसी को हम लोग कहते हैं कैनोपी। और उसी चादर से बीच बीच में पत्ते में छेद होता है, उसी से सनलाइट हल्का हल्का जमीन के ऊपर गिरता है, उसी को हम लोग कहते हैं कैनोपी। तो कैनोपी समझ में आया? यानी कि कई सारे प्लांट जब आपस में बगल बगल में होते हैं तो उनके टहनी एक दूसरे टहनी के साथ मिल जाते हैं, इधर उधर घुस जाता है, तो ऊपर से देखने पे लगता है कि एक छत बन गया है ना, एक ग्रीन कलर का चादर कोई रख दिया, उसी को हम लोग कहते हैं कैनोपी। और उसी ग्रीन कलर के चादर से, यानी कि वो जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ऊपर से, उसी में कहीं कहीं पर छेद होने की वजह से सनलाइट जंगल के जमीन पे गिरता है, तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है ना, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है देखने में। अगला, ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस देयर आर वेरिएशंस इन द टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स। अब वैसी बात है भाई, जंगल का क्लाइमेट क्या है? अलग है कि नहीं? तो अब चूंकि जंगल का क्लाइमेट अलग है, तो प्लांट वहां पे क्या मिलेंगे आपको? एक प्रकार के या अलग अलग प्रकार के? अलग अलग प्रकार के। तो इसीलिए जंगल में कभी आप जाओगे तो जंगल में एक प्रकार के प्लांट नहीं नजर आएंगे आपको, कई प्रकार के प्लांट नजर आएंगे, कई प्रकार के प्लांट। क्योंकि हर प्लांट को ग्रो होने के लिए जिस प्रकार का माहौल चाहिए, जिस प्रकार का पानी वगैरह चाहिए, वो उनको जंगलों में मिल जाता है, इसलिए जंगल में आपको हर प्रकार के प्लांट दिख जाते हैं। ठीक है, आगे, द टाइप ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। अब ये भी सवाल है, क्या हर प्रकार के जंगल में एक ही प्रकार का या फिर दो ही प्रकार का जानवर नजर आएगा? नहीं, जंगल चूंकि अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग जगह पर है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, इसीलिए हर जंगल में जानवर भी अलग होते हैं, उनका नंबर भी अलग होता है। ठीक ना? तो हर जंगल में जानवर का संख्या क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा, और जानवर भी अलग अलग होंगे। आगे, इंसेक्ट्स, spiders, squirrels, ants and various other small animals on the bark of the trees, plant leaves and on decaying leaves on the forest floor। यानी कि जंगलों में आपको कई प्रकार के इंसेक्ट, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, स्पाइडर यानी कि मकड़ी, स्क्वायरल यानी कि गिलहरी, एंट यानी कि चींटी, इन प्रकार के भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह आपको वहां पे दिखते हैं, जंगल के जमीन पे दिख जाता है, या फिर पेड़ के जो टहनी होते हैं उस पे दिख जाएंगे, नहीं तो फिर पेड़ जंगलों में कोई चीज सड़ गया, गल गया है, तो उसके ऊपर ये सब चीज दिख जाते हैं। तो बेसिकली जंगल में आपको हर प्रकार के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जानवर भी नजर आते हैं। आगे, द डिकेइंग मैटर वाज मॉइस्ट एंड वार्म। और जो जंगल में कोई चीज सड़ जाता है, गल जाता है ना, तो आप देखना बिल्कुल गीला हो जाता है। वो क्यों गीला हो जाता है? क्योंकि जमीन कैसा है जंगल का, ऐसे ही गीला है, सनलाइट वहां ज्यादा पहुंच नहीं पा रहा है, तो वो जमीन जंगल का अक्सर गीला ही रहता है। इसीलिए जंगल में जब भी कोई चीज गलता है या फिर सड़ जाता है, मर जाता है, तो जल्दी मतलब बर्बाद भी, मतलब जल्दी मिट्टी में मिल जाता है। ठीक ना? क्योंकि पानी वगैरह वहां पे बहुत ज्यादा रहता है। आगे, ऑल एनिमल्स वेदर हार्बिवोरस और कार्निवोरस डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। हर प्रकार के एनिमल के बारे में यदि बात करें तो चाहे वो हार्बिवोरस हो चाहे कार्निवोरस हो, हर प्रकार के जानवर
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड पे डिपेंड रहता है जो कि उनको जंगलों से मिल जाता है, ठीक ना। मैनी फूड चेन कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट, कई प्रकार के फूड चेन आपको जंगल में देखने को मिल जाएंगे। फूड चेन का मतलब हो गया सिंपल सा कि ये जानवर खाएगा उसको, फिर वो खा लेगा उसको, फिर वो खा लेगा उसको, ये फूड चेन एक अलग हो गया। फिर एक अलग फूड चेन दिख जाएगा, जैसे मान लीजिए एक फूड चेन आपको दिखेगा डियर का। डियर क्या करेगी, घास को खाएगी। डियर को कौन खाएगी, डियर को कौन खाएगा, लायन। ये एक फूड चेन हो गया। फिर उसके बाद आपको दिख जाएगा चींटी का फूड चेन। चींटी क्या खाएगी, छोटे मोटे की चीजें, सड़ा हुआ गला हुआ चीज। चींटी को कौन खा लेगा, स्पाइडर। स्पाइडर को कौन खा लेगा, कोई बड़े से पक्षी वगैरह, है ना। तो ये दूसरा फूड चेन हो गया। यानी कि कई प्रकार के फूड चेन आपको जंगल में दिख जाएंगे, जहां पे दिखेगा कि ये उसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, इस तरीके से वहां पे दिख जाते हैं। मतलब जंगल में हर जानवर या फिर हर चीज एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है, ठीक ना। आगे, ऑल फूड चेन्स आर लिंक्ड। फूड चेन कई प्रकार के आपको जंगल में मिलेंगे, मतलब ये उसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, इस प्रकार की चीजें आपको जंगल में बहुत मिलेंगे। लेकिन सबको यदि घुमा फिरा के देखा जाए तो सारे फूड चेन आपस में क्या है, लिंक है। यानी कि हर प्रकार के जानवर वगैरह सब आपस में लिंक हैं, सब आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तब जाकर जंगल आपको इतना खूबसूरत नजर आता है। इफ एनी वन फूड चेन इज डिस्टर्ब इट अफेक्ट्स अदर फूड चेन्स। यानी कि हर फूड चेन आपस में जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि एक फूड चेन भी खराब हुआ या फिर उसमें कुछ गड़बड़ी आया तो पूरे के पूरे फूड चेन हमारा क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जंगल में आपको अफरा तफरी का माहौल दिख जाएगा। अफरा तफरी का मतलब हो गया कि हर चीज आपको वहां पे डिस्टर्ब दिखेगा, सही तरीके से नजर नहीं आएगा। आगे, एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्ट। यानी कि जंगल का हर पार्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। हर किसी को किसी चीज का जरूरत तो पड़ता ही है जंगल में। अगला हमारा है इसमें ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, समझिए ध्यान से। The dark organic material in soils produced by the decomposition of vegetable or animal matter and essential to the fertility of the earth। देखो बेसिकली होता क्या है, चूंकि जंगल है तो जंगल है तो भाई जंगल के जमीन पे क्या गिरता होगा, पत्ता गिरता होगा, टहनी गिरता होगा, और चूंकि फल गिरते होंगे, जंगल है तो जानवर भी मरते होंगे, पेड़ भी मरते होंगे। तो ये सब चीज जैसे पेड़ का पत्ता, टहनी, फल, फिर से जानवर, है ना, जो जानवर वेस्ट मटेरियल को प्रोड्यूस करेंगे वो, ये सब चीज ना अल्टीमेटली होता क्या है, सड़ जाता है, गल जाता है, और दोबारा किसका रूप ले लेता है, मिट्टी का रूप ले लेता है। इसी को हम लोग कहते हैं ह्यूमस। समझ में आया बात। तो यदि आपसे कोई पूछे कि ह्यूमस क्या होता है, तो ह्यूमस का सिंपल सा मतलब हो गया पेड़ के पत्ते, टहनी, फिर से पेड़ के फल फूल, जानवर का डेड मरा हुआ बॉडी, प्लांट मरा हुआ, इन प्रकार की चीजें जंगल में सड़ जाता है, गल जाता है, और अल्टीमेटली वो मिट्टी में मिल जाता है। और ये सब मिट्टी के लिए क्या है, अच्छा बात है कि खराब चीज है, बताओ। मिट्टी के लिए अच्छा चीज है, वो मिट्टी के लिए खाद का काम करता है, मिट्टी के फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इसी को हम लोग कहते हैं ह्यूमस, ठीक है। अगला है हमारा डिकम्पोजर्स। अभी डिकम्पोजर्स क्या होता है, देखो, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर नॉन एज डिकम्पोजर्स। अब देखो, जैसे मान लो जंगल में एक जानवर मर गया, तो 10 दिन के बाद आप देखोगे ना, वो जानवर भी वहां से गायब हो जाता है। इसका मतलब है कि जो जानवर जंगल में मरा, उस जानवर के ऊपर कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने आके अटैक किया, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, ये सब उस पर आया, उसको वो धीरे धीरे खाते 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 पूरी तरीके से उसको खत्म ही कर दिया। और वो खा तो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो सब मिल किस में रहा है, बताओ, मिट्टी में। समझा रही बात। और वो मिट्टी हमारा बन जाएगा एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मिट्टी, बहुत ही ज्यादा अच्छा मिट्टी बन जाएगा। तो डिकम्पोजर का सिंपल सा मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे होते हैं ना, जिसको कि आप खुले आंखों से नहीं देख पाओगे, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा उसके लिए, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब चीजें। तो ये सब क्या करता है, मरे हुए जानवर को, मरे हुए प्लांट को धीरे धीरे खाते 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 उसको पूरी तरीके से खत्म कर देता है, और सब चीज मिट्टी में मिल जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजर। तो बताओ, डिकम्पोजर ह्यूमस को बनाने में मदद करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। ह्यूमस का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, जो चीज सड़ गया, गल गया, मिट्टी में मिल गया, वो हमारा ह्यूमस कहला गया। और उसको सड़ाने में, गलाने में, मिट्टी में मिलाने में कौन मदद करेगा उसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह, है ना। तो बैक्टीरिया वगैरह जो है डिकम्पोजर कहलाता है।
क्योंकि वो क्या करता है, किसी मरे हुए चीज को, सड़े हुए चीज को, गले हुए चीज को इतना ब्रेक कर देता है, इतना खा खा के कम खत्म कर देता है कि मिट्टी में मिल जाता है अल्टीमेटली वो, ठीक ना। तो डिकम्पोजर का मतलब क्या हो गया, जो मरे हुए चीजों को ब्रेक कर दे इतने छोटे छोटे पार्ट में कि वो मिट्टी में मिल जाए। तो डिकम्पोजर में हमारे बैक्टीरिया, फंगी, ये सब आ जाते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी फॉरेस्ट। और जंगल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये होते बहुत छोटे हैं, लेकिन जंगल को साफ रखने में इनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे मान लो जंगल में डेली कोई ना कोई जानवर मरता है, यदि वो जानवर जंगल से गायब नहीं होगा, वो मिट्टी में नहीं मिलेगा, तो जंगल कैसा नजर आएगा पता है, बहुत गंदा महकेगा। लेकिन जब आप जंगल जाते हो तो आपको उतना गंदा नजर नहीं दिखता है, क्योंकि जंगल में जैसे ही कोई जानवर मरता है उसके ऊपर फटाक से बैक्टीरिया, फंगी आके अटैक कर देता है, उसको धीरे धीरे खाते 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 पूरा खा लेता है और मिट्टी में उसको मिला देता है। तो बैक्टीरिया वगैरह जो है, यानी कि बेसिकली जो डिकम्पोजर है, ये जंगल में एक बहुत बड़ा काम करता है चीज़ों को सड़ाने में, गलाने में और मिट्टी में मिलाने में। इसीलिए जंगल आपको इतना साफ दिखता है और जंगल बदबू नहीं मारता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वाले टॉपिक से, वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स, यानी कि जंगल को लंग क्यों कहा जाता है। लंग्स तो हमारे बॉडी के अंदर भी है, तो जंगल को क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे इस वाले टॉपिक से चैप्टर को। टॉपिक का नाम है वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स। इसको अच्छे तरीके से आप समझिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा सवाल है ना जो कोई भी आपसे चलते फिरते पूछ देगा। हालांकि इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ये कि जंगल को लंग्स क्यों कहा जाता है। हमारे बॉडी के अंदर भी लंग्स है कि नहीं, लेकिन फॉरेस्ट को लंग्स क्यों कहा जाता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि आखिर फॉरेस्ट को लंग्स क्यों कहा जाता है। वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स, इसके पीछे हमने 4 पॉइंट लिखे हैं। इन चारों पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट जब अपने भोजन को बनाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो भोजन बनाने के प्रोसेस में, यानी कि प्लांट जब अपने भोजन को बना रहा होता है तो वो ऑक्सीजन को भी रिलीज करता है, और इस ऑक्सीजन को कौन इस्तेमाल कर लेता है, हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक ना। तो प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि प्लांट जब अपने फूड को बनाता है तो वो फूड बनाने के दौरान ऑक्सीजन को भी रिलीज करता है, ऑक्सीजन को वो छोड़ता है। द प्लांट्स हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर एनिमल रेस्पिरेशन, यानी कि एनिमल ही नहीं, हम लोग भी जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही मिलता है कि नहीं। तो प्लांट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। दे ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। प्लांट से हमको क्या मिला ये बताओ, ऑक्सीजन, और हम जो छोड़ेंगे वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कौन ले लेगा, प्लांट ले लेगा। यानी कि हम छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो इस्तेमाल कर ले रहा है प्लांट, और प्लांट छोड़ दे रहा है ऑक्सीजन, वो इस्तेमाल हम लोग कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन गया, एक बैलेंस बन गया, एक साइकिल बन गया, है ना। दैट इज वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स। इसीलिए जंगल को लंग कहा जाता है, क्योंकि जो चीज हम छोड़ते हैं वो प्लांट इस्तेमाल कर लेता है, और जो प्लांट छोड़ता है यानी कि ऑक्सीजन, वो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, है कि नहीं। तो हमारा और प्लांट का दोनों के बीच में क्या एक तरीके का कनेक्शन है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन करते हैं, इसीलिए जंगल को लंग्स कहा जाता है। समझ में आ रहा है बात। तो यदि कोई आपसे पूछे कि बताइए जंगल को लंग्स क्यों कहा जाता है, तो आप ये 4 पॉइंट बता देना वहां पे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हमारे पास हैं और इस चैप्टर में, जो कि इस लंग्स वाला नहीं है, वो अलग से है। तो लंग्स के बारे में जब पूछे कि जंगल को लंग्स क्यों कहा जाता है तो ये 4 पॉइंट बताइएगा। उसके अलावा हमारे पास फॉरेस्ट को लेकर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी है, तो आइए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। पहला, ट्रीज टेक इन वाटर फ्रॉम देयर रूट्स एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू एवेपोरेशन। देखो एक ट्री को पानी कहाँ से मिलता है, उसके जड़ से, रूट से, और वो जो पानी उसके अंदर आया वो पानी एवेपोरेट भी होता है। एवेपोरेट का मतलब हो गया सिंपल समझो पूरा कहानी। प्लांट को यदि पानी चाहिए तो प्लांट पानी कहाँ से लेगा, जमीन के नीचे जो जड़ है और जमीन के नीचे जो पानी है वहां से ले लेगा। और जब दिन में सनलाइट पड़ेगा पेड़ के ऊपर, पत्तों के ऊपर, तो पत्तों में जो वाटर प्रेजेंट होगा वो वाटर क्या हो जाएगा, हमारा वेपर बन के उड़ जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारा चलता है।
द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन। जंगल से हमको और क्या मिलता है? जंगल से हम लोगों को भोजन मिलता है, यानी कि फूड मिलता है। शेल्टर यानी कि कई सारे जानवर जंगल में रहते हैं, तो कई सारे जानवरों के लिए जंगल क्या हो गया? एक तरीके का घर हो गया। वाटर भी मिलता है, जंगलों में कई सारी नदियां बहती हैं तो वाटर भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात मेडिसिन यानी कि दवाई भी मिलते हैं हम लोगों को। जंगलों में कई सारे ऐसे प्लांट हैं जिनका इस्तेमाल दवाई के लिए किया जाता है, जड़ी बूटी वगैरह के लिए किया जाता है। द डेंस बुशेस एंड द टॉल ग्रास प्रोवाइड एनिमल्स विद द फूड एंड शेल्टर। जो घने घने, डेंस बुशेस का मतलब हो गया जो घने घने पेड़ होते हैं, जो घने घने पेड़ पौधे आपको नजर आते हैं जंगलों में, वो और बड़े बड़े लंबे लंबे घास, इन सब से जानवरों को फायदा होता है चरने में। उनको घास का कभी कोई कमी नहीं होता और बड़े बड़े बुशेस होने के वजह से जानवर वहां पे छुप के रह भी लेते हैं, है कि नहीं? तो बिल्कुल सही बात है। तो जंगल से बहुत चीज हम लोगों को फायदा है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कार्निवोरस दैट लिव इन द फॉरेस्ट। यानी कि जंगल हम लोगों को जानवरों से भी बचाता है। कैसे जानवरों से? कार्निवोरस जानवरों से। यानी कि बेसिकली आप यहाँ पे समझो यदि जंगलों में, सिंपल समझो, जंगल यदि नहीं होंगे तो सारे कार्निवोरस एनिमल जंगल से बाहर निकल के कहाँ आ जाएंगे? शहरों में घूमने फिरने लग जाएंगे। और डिस्टर्ब किसको करेगा? हम लोगों को करेगा। लेकिन जंगल है तो उनको खाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो जंगल में मिल जा रहा है, तो फिर वो बाहर क्यों आएगा? इसीलिए कार्निवोरस एनिमल जो है वो जंगलों में ही रहते हैं और जंगल के जानवरों को ही मार के खा लेते हैं, वो शहर में कभी नहीं इंटर करता है। ठीक ना? आगे, द डिकेइंग एनिमल डंग प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द सीडलिंग्स टू ग्रो। अब देखो भाई, जंगल में जानवर हैं तो जानवर वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस करेंगे, है कि नहीं? तो वो जो वेस्ट मटेरियल है वो एक तरीके से कहाँ गिरेगा ये पहले बताओ? जंगल के जमीन पे। और वो जंगल के जमीन को क्या कर देगा? बहुत ही ज्यादा फर्टाइल बना देगा, यानी कि बहुत ज्यादा उपजाऊ वाला जमीन बना देगा। तो बेसिकली कहने का मतलब इसमें यह है कि जंगल में जो जानवर हैं वो जो वेस्ट मटेरियल को प्रोड्यूस करेंगे, वो वेस्ट मटेरियल जंगल के लिए अच्छा चीज है। वो सड़ेगा, गलेगा, मिट्टी का रूप ले लेगा और उसके ऊपर नया प्लांट उगेगा तो उसको न्यूट्रिएंट खूब मिलेगा, है ना? वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगा। लार्जर नंबर ऑफ हर्बीवोरस मीन्स इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर अ वैरायटी ऑफ कार्निवोरस। अब जरा देखो, यदि एक जंगल में, समझना ध्यान से, यदि एक जंगल में हर्बीवोरस ज्यादा है, यानी कि ऐसे जानवर ज्यादा हैं जो कि पेड़ पौधे खाते हैं, तो बताओ इससे फायदा किसको होगा? कार्निवोरस को। सिंपल से समझो बात, एक जंगल है, उस जंगल में हर्बीवोरस खूब पाए जाते हैं, यानी कि वैसे जानवर जो कि पेड़ पौधे खाते हैं वैसे जानवर खूब हैं। तो इससे सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? कार्निवोरस खुश होगा। कार्निवोरस जो कि जानवरों को मार के खाते हैं, जो किस पे डिपेंड रहते हैं, यानी कि कार्निवोरस किस पे डिपेंड रहता है? कार्निवोरस, सिंपल समझो, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, सिंपल समझो, जो बोला हमने सब भूल जाओ, सिंपल समझो। एक जंगल है जिसमें हर्बीवोरस ज्यादा है, यानी कि ऐसे जानवर ज्यादा हैं जो जानवर पेड़ पौधे खाते हैं। तो इसका सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाएगा पता है? कार्निवोरस। क्योंकि कार्निवोरस वैसे जानवर होते हैं जो कि जानवरों को मार के खाते हैं। तो वो क्या करेगा? वैसे जानवरों को मार देगा जो जानवर घास खाते हैं और उसको मार के ही अपना पेट भर लेगा। तो बस वही चीज है। तो जंगल में दोनों प्रकार के जानवर होने चाहिए, कार्निवोरस भी और हर्बीवोरस भी होने चाहिए, तभी जाकर जंगल में एक बैलेंस बना हुआ रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजर्स हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। और यदि जंगल में कोई चीज सड़ गया या फिर मर गया तो उसको सड़ाने का, गलाने का, मिट्टी में मिलाने का काम किसका है? डिकम्पोजर का है, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह का है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, यानी कि डिकम्पोजर क्या करता है? जंगल को साफ रखने में मदद करता है और वो किसी भी मरे हुए सड़े हुए चीजों को मिट्टी में मिला देता है। तो मिट्टी को क्या मिल गया? एक तरीके का न्यूट्रिएंट मिल गया, खाद मिल गया, वो उसके लिए फायदा करता है, अच्छा वो फायदा करता है। आगे, द फॉरेस्ट ऑल्सो एक्ट्स एज अ नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर। अब जंगल जो होते हैं ना, एक नेचुरल एब्जॉर्बर है रेन वाटर का, यानी कि यदि बरसात होगा तो बरसात के पानी को पूरी तरीके से जंगल इस्तेमाल कर लेता है। यानी कि बरसात का एक बूंद भी पानी, जैसे मान लो बहुत घना जंगल है, उस जंगल में बरसात हुआ, बारिश हुआ, तो बारिश का एक बूंद पानी भी जंगल बर्बाद होने नहीं देता। वो सारा पानी इस्तेमाल कर लेता है और अंडरग्राउंड में वो पहुंचा देता है, नदी में नहीं जाने देता वो। यानी कि मान लो घना जंगल है,
घने जंगल के ऊपर बारिश हो गया, तो बारिश का एक भी बूंद पानी जो है वो जंगल से बाहर नहीं जाने देते हैं वो लोग, सारा का सारा पानी वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। कैसे? जड़ के थ्रू सारा पानी जो है वो जमीन के नीचे भेज देते हैं वो लोग अंडरग्राउंड में, और जब जरूरत पड़ता है तब वो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल जड़ के थ्रू, रूट के थ्रू करते रहते हैं, ठीक है ना। तो रेन वाटर का भी इस्तेमाल ये लोग सही तरीके से करते हैं। इट हेल्प्स मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर, इससे जो हमारे नीचे जमीन के नीचे जो पानी है वो हमेशा बैलेंस रहता है, मेंटेन रहता है, ठीक ना। आगे तो कोई दिक्कत नहीं होता जंगल में पानी का। फॉरेस्ट ऑल्सो हेल्प मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम्स सो दैट वी गेट अ स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर। अब वैसी बात है, आप ये समझो, यदि जंगल के वजह से हमारा अंडरग्राउंड वाटर बढ़ रहा है तो बताओ ये अच्छा बात है कि खराब बात है? बहुत अच्छा बात है। तो उस अंडरग्राउंड वाटर का फायदा केवल प्लांट उठाएगा या हम लोग भी उठाएंगे? हम लोग भी उठाएंगे भाई, क्योंकि नीचे जो पानी है वो पानी तो सबके लिए बराबर है, उसी पानी का इस्तेमाल जंगल भी करेगा, उसी पानी का इस्तेमाल हम लोग भी अपने घरों में करेंगे, तो उस पानी का इस्तेमाल सभी को फायदा पहुंचाता है, ठीक है। तो जंगल देख रहे हो किस मायने में और कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे लिए वो फायदेमंद है। तो जंगल बहुत चीज़ों में हमारे लिए फायदेमंद है। आइए 3 टॉपिक और बच रहा है, 3 पॉइंट बेसिकली। रूट्स ऑफ ट्रीज नॉर्मली बाइंड द सॉइल टुगेदर बट इन देयर एब्सेंस द सॉइल इज वॉश्ड अवे और इरोडेड। अब देखो यहाँ पे एक बात समझना, जंगल है, कई सारे पेड़ हैं, तो हर पेड़ का जड़ भी होगा, रूट भी होंगे, है कि नहीं। तो जड़ क्या करता है ना, मिट्टी को बांध के रखता है, मिट्टी को बहने नहीं देता। लेकिन मान लीजिए जंगल के अंदर आप गए और सारे पेड़ को आपने काट दिया, तो बताओ क्या वो जड़ अब किसी काम का है? तो क्या मिट्टी हमारा टाइटली पैक रहेगा या ढीला हो जाएगा? ढीला हो जाएगा। और हल्का सा अभी आंधी तूफान या पानी उसके ऊपर होके गुजर गया तो सारा मिट्टी हमारा बहा के वो लेके चला जाएगा। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जंगल में जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ के जो जड़ होते हैं, जड़ मिट्टी को बांध के रखता है, मिट्टी को एक जगह पे होल्ड करके रखता है, मिट्टी को बहने नहीं देता है वो। लेकिन वही जंगल को आप काट दोगे, उसके जड़ को काट दोगे, तो जड़ मिट्टी को अच्छी तरीके से होल्ड करके नहीं रख पाएगा, और हल्का सा भी बाढ़ वगैरह आएगा ना जंगल में तो पूरा मिट्टी वो बहा के लेके चला जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि मिट्टी रहे, जंगल रहे, तो जंगल को काटना नहीं है बल्कि जंगल को बचाना है, ठीक है। आगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वुड क्रिएटेड प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट एंड इट स्टार्टेड वैनिशिंग। लेकिन हम लोग आज क्या कर रहे हैं, हम लोग जंगल से होते हुए रोड बना दे रहे हैं, जंगल में बिल्डिंग बना दे रहे हैं जंगल को काट के, है ना, इंडस्ट्री लगा दे रहा है जंगल में जंगल को काट के। इससे बताओ नुकसान होगा कि नहीं होगा? इससे हम लोग जंगल को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इससे जंगल धीरे धीरे हमारा खत्म होता जा रहा है। जंगल खत्म हो रहा है इसका मतलब है कि पेड़ खत्म हो रहे हैं, और पेड़ खत्म हो रहा है इसका सिंपल सा मतलब है कि आने वाले टाइम में हम लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बताओ इसका समस्या केवल एक आदमी को झेलना पड़ेगा या सबको? सबको। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि पेड़ पौधे जंगल बहुत खूबसूरत चीज़ है, उसके ऊपर हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है, तो उसको नष्ट नहीं करना चाहिए, उनको बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसके बाद वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, अपने जंगल को बचाना चाहिए, जिस भी तरीके से हो सकता है उस तरीके को फॉलो करके उसको बचाना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ हो गया पूरे तरीके से चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर बहुत सिंपल था, चैप्टर बहुत छोटा भी था, इसलिए हम लोगों ने इसको बहुत जल्दी भी खत्म कर लिया। कोई दिक्कत इसमें समझ में आए चैप्टर में? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। हालांकि चैप्टर में डाउट बहुत कम रहता है क्योंकि चैप्टर भी खुद बहुत आसान है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार डाउट को कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।